हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11 की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले भी हैं। आज हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। जी हाँ दोस्तों, नील्स बोर महोदय जो थे इनने भी अपना एक मॉडल दिया था, इन्होंने भी अपना एक कमाल दिखाया था। तो वही मॉडल जो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने दोस्तों अभी तक दो मॉडल पढ़ लिए, एक हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल और दूसरा हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि यही वो मॉडल हैं जो हमें परमाणु और नाभिक की निश्चितता के बारे में बताते हैं, समझाते हैं। ठीक है, चलो तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं नील्स बोर महोदय का परमाणु मॉडल। तो मेरे भाई नील्स बोर महोदय ने अपना मॉडल क्यों दिया था, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो नील्स बोर महोदय ने अपना मॉडल इसलिए दिया था क्योंकि रदरफोर्ड महोदय ने जो अपना मॉडल दिया था ना, रदरफोर्ड महोदय जो थे उनने अपना मॉडल दिया था ना, उन्होंने अपने मॉडल में कुछ कमियां कर दी थी। उन्होंने अपने मॉडल में कुछ कमियां कर दी थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए ही रदरफोर्ड महोदय ने नील्स बोर महोदय ने अपना मॉडल दिया। क्योंकि आपको पता है जो आपके रदरफोर्ड महोदय थे उनने केवल नाभिक के बारे में बताया कि परमाणु के अंदर नाभिक तो होता है, लेकिन परमाणु के अंदर और क्या क्या होता है ये उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। यही चीज़ थी ना, यही समझे थे ना। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं नील्स बोर महोदय का परमाणु मॉडल। तो ये भाई साहब नील्स बोर महोदय ने ये मॉडल अपना सन 1913 में दिया था। कब दिया था? 1913 में। और 1913 में अपना मॉडल दिया और अपने मॉडल में क्या कहा? तो उन्होंने अपने मॉडल में सबसे पहले ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। आपको पता है भाई साहब, ये जो परमाणु है हमें पढ़ना है गोलाकार। परमाणु हमें कैसा पढ़ना है? गोलाकार। तो ये क्या है? परमाणु है। क्या है? परमाणु है। ठीक है, आपको पता है ये जो परमाणु है इस परमाणु का आकार आपको परमाणु का पता है 10⁻⁻12 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, आपको पता है इस परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। क्या होता है? एक नाभिक होता है। ठीक है, ये नाभिक होता है। तो ये मान लिया क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। इसका आकार आपको पता है 10⁻⁻15 मीटर के लगभग इस नाभिक का आकार होता है। मतलब परमाणु से छोटा होता है नाभिक। आपको ये भी पता है कि प्रोटॉन जो और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? नाभिक में होते हैं। मतलब आपको सीधी सी बात पता है, न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता, बट प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसलिए नाभिक पर क्या होता है? धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश। बट आपको पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ करते हैं? नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। ये तो मैंने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तभी बता दिया था, तो ये तो जानते हो। बट इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के अंदर, किसके अंदर? ये जो परमाणु है इस परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर, ये परमाणु है, इस परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर, नाभिक के ये चारों ओर है जो है ना, नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार मार्ग होते हैं। उन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये जो मान लेते हैं ये क्या है? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग है। ठीक है, और ध्यान रखना आज के बाद नाभिक के चारों ओर केवल 7 वृत्ताकार मार्ग होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो 1 2 3। ठीक है, ये रहा हमारा चौथा। ठीक है, ये रहा हमारा मान लेते हैं 5वां। ये रहा हमारा 6वां और ये रहा हमारा 7वां। तो ध्यान रखना आज के बाद कि नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग होते हैं उन वृत्ताकार मार्ग में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। किसके अनुसार? नील्स बोर महोदय के अनुसार। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या बात कही? इन्होंने बात कही कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार मार्ग में
चक्कर लगाते हैं। और आगे उन्होंने क्या क्या, आगे उन्होंने जो वृत्ताकार मार्ग थे, इन वृत्ताकार मार्ग को क्या बोला, कक्षा बोला। क्या बोला, कक्षा। तो अब याद रखना, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, क्या समझे, क्या बोले, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग होते हैं इनमें चक्कर लगाते हैं, और इन वृत्ताकार मार्ग को कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षा। तो अब आप उससे कोई पूछे कि कक्षा क्या होती है, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार जो मार्ग होते हैं उन वृत्ताकार मार्ग को ही हम क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षा। तो आपके बात भूलना नहीं आज के बाद, ठीक है। तो ये क्या है, कक्षाएं। और इनकी संख्या कितनी है, तो आज के बाद ये चीज़ भी याद रखना, नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं इनकी संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। और इनमें कौन घूमता है, तो इनमें कौन घूमता है, तो इनमें भैया कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। ये दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन। कक्षाओं में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। आगे आगे उन्होंने क्या कहा, आगे उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। जो आपको कक्षाएं दिख रही हैं 7, इन 7 कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। प्रत्येक कक्षा की कैसी ऊर्जा होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा, एक निश्चित। मतलब इस कक्षा की एक निश्चित अलग ऊर्जा होगी, इस कक्षा की अलग होगी, इस कक्षा की अलग। प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, निश्चित ऊर्जा होती है। इसीलिए इन्हें हम ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष कहते हैं। ध्यान रखना, प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इन्हें ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष बोलते हैं। और जो ऊर्जा कोष होते हैं, जो ऊर्जा कोष होते हैं, इसे हम स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं भाई साहब, स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। स्मॉल एन मतलब जो ऊर्जा, देखो आपको यहाँ पर पहले पॉइंट में उन्होंने क्या कहा कि जो वृत्ताकार मार्ग होते हैं, वृत्ताकार मार्ग को क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। कक्षाओं की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है। आगे उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा है वो निश्चित होती है। ऊर्जा कैसी होती है, निश्चित होती है ना। और इसीलिए इसे ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष बोलते हैं। ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष बोलते हैं और इसे एन से व्यक्त करते हैं। मतलब इनका कहना ही का मतलब है, ऊर्जा कोष को हम एन से व्यक्त करते हैं। तो ऊर्जा कोष को क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर, और ऊर्जा स्तर को क्या बोलते हैं, कक्षा। मतलब सीधी सी बात यह है कि कक्षा को हम एन से व्यक्त करते हैं। कक्षा को हम किससे व्यक्त करते हैं, एन से व्यक्त करते हैं। ठीक है। कक्षा को हम किससे व्यक्त करेंगे, एन से व्यक्त करेंगे। तो ध्यान रखना, कक्षा को हम एन से व्यक्त करेंगे। ओके, चलो। अब जैसे मान के चलो, अगर हम नाभिक के पास में ए वाली कक्षा पे पहुंच जाएं, इस वाली पे, ठीक है, तो यहाँ पर बताओ, ये तो पहली कक्षा है, तो यहाँ पर एन का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। ये दूसरी कक्षा है तो इसके लिए एन का मान 2। ये तीसरी कक्षा है तो इसके लिए 3। चौथी है तो ये 4। ठीक है। 5वीं है तो 5, 6वीं है तो 6, 7वीं है तो 7, 7वीं है तो 7। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एन जो है वो क्या है, ऊर्जा कोष। ऊर्जा कोष को हम किससे व्यक्त करते हैं, एन से व्यक्त करते हैं। किससे, ऊर्जा कोष को एन से। मतलब ऊर्जा कोष को ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, तो ऊर्जा स्तर को भी किससे, एन से। और ऊर्जा स्तर को हम क्या बोलते हैं, कक्षा। मतलब कक्षा को भी क्या, एन से। ठीक है। तो एन का मान दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो सकता है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या कितनी है, 7। तो n का मान भी 7 तक हो सकता है। जहाँ n बराबर यदि 1 होगा, n बराबर क्या होगा, 1 होगा, तो पहली कक्षा होगी। 2 होगा तो दूसरी कक्षा होगी। 3 होगा तो तीसरी कक्षा होगी। 4 होगा तो चौथी कक्षा। 5 होगा तो 5वीं कक्षा। 6 होगा तो 6वीं। 7 होगा तो 7वीं। तो इतना आप याद रख पाओगे याद कि n क्या है, कक्षा। कक्षा को किससे व्यक्त करते हैं, n से। क्या
अच्छा बोल दिया आपसे, बताओ n का मान 4 है तो कौन सी कक्षा, तो आप बता देना चौथी कक्षा। ओके, आगे और कुछ समझो, और कुछ समझो भाई साहब। यहाँ पर रदरफोर्ड जो नील्स बोर महोदय थे, इन्होंने बोला है यदि n बराबर 1 होगा, n बराबर क्या होगा 1 होगा, तो उस कक्षा का नाम होगा k। क्या होगा, k होगा। यदि n बराबर 2 होगा तो उस कक्षा का नाम होगा k के बाद क्या आता है, बोलो जल्दी से, k के बाद क्या आता है l। ठीक है, 3 होगा तो m, 4 होगा तो n, ठीक है, 5 होगा o, p और फिर ये q। समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यदि n बराबर 1 मतलब पहली कक्षा के लिए किससे व्यक्त करते हैं, k से, दूसरी कक्षा को l से, तीसरी को m से, चौथी को n से। ध्यान रखना आपको, समझ रहे हो ना, मैंने कितनी बातें बता दी आपको, समझो। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं और इन वृत्ताकार मार्ग को क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। पहला पॉइंट यही है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है, जिसे ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष कहते हैं और इसे n से व्यक्त करते हैं। मतलब ऊर्जा कोष को n से व्यक्त करते हैं और ऊर्जा कोष को क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। और ऊर्जा स्तर क्या है, कक्षा है, मतलब कक्षाओं को n से व्यक्त करते हैं। कक्षाओं की संख्या 7 है तो n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है। ठीक है, n बराबर 1 होगा तो पहली कक्षा, और पहली कक्षा का इन्होंने नाम दिया k, दूसरी कक्षा का l, तीसरी का m, चौथी का n, पांचवी का o, p और q। समझ गए ना, कोई दिक्कत है। चलो, तो पहली कक्षा का नाम क्या है, पहली कक्षा का नाम है k, दूसरी का l, तीसरी का m, फिर n, फिर o, फिर p और ये q। समझे। तो ये क्या है, कक्षाओं के नाम हैं जो नील्स बोर महोदय ने दिए, नील्स बोर महोदय ने दिए। बट दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नील्स बोर महोदय ने तो नहीं बताई वो बात, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, आपको पता है पहली कक्षा, कितनी कक्षाएं हैं, 7। कितनी कक्षाएं हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कक्षाएं कितनी हैं, 7। तो ध्यान रखना दोस्तों आज के बाद कि जो पहली कक्षा होती है, पहली कक्षा में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। कितने गति करते हैं, पहली कक्षा में केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, 2। ध्यान रखना, और 2 से ना तो कम गति करेंगे और ना तो ज़्यादा। भाई साहब ध्यान रखना आज से, तो पहली कक्षा है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। ठीक है, दूसरी कक्षा जो होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, चौथी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, चौथी कक्षा में 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32। ना तो इनसे ज़्यादा गति करेंगे ना तो इनसे कम गति करेंगे। तो आज के बाद याद रखना, पहली कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन गति, 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18, पाँचवीं में 18, छठवीं में 32 और सातवीं में 32। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, इन कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख लेना। ये एक एक चीज़ आपको काम आएगी, एक एक चीज़ आपको काम आने वाली है, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना। ओके, चलो ओके, 2 पॉइंट हमारे कवर हो गए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दो भाई साहब, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो सबके लिए। और मिलेंगे फिर ना, मिलेंगे, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, मज़ा आएगा आपको। जल्दी से वीडियो शेयर करो अपने सभी दोस्तों में, वीडियो जल्दी से सभी के लिए वीडियो शेयर होनी चाहिए भैया, है ना। तो जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर दो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट इनका कहता है किसी ऊर्जा स्तर में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है। मतलब इनका कह रहा है कि अगर मान के चलो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इस कक्षा की जो ऊर्जा है वो स्थिर होगी, वो बदलेगी नहीं, है ना। इस कक्षा में, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो दूसरी कक्षा की ऊर्जा भी निश्चित रहेगी, वो भी बदलेगी नहीं। चौथी में घूम रहा है तो चौथी की भी निश्चित रहेगी, बदलेगी नहीं।
5वीं में घूम रहा है तो 5वीं की निश्चित रहेगी, बदलेगी नहीं। मतलब इनका कहना ये है सीधा साधा, किसी ऊर्जा स्तर में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो निश्चित होगी, वो निश्चित होगी। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन अलग ऊर्जा से घूमेगा, इसमें अलग से, इसमें अलग से, प्रत्येक कक्षा में अलग ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन घूमेगा, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा कैसी है, निश्चित है। कैसी है, निश्चित है। तो ध्यान रखना, प्रत्येक कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। चलो नंबर 4, भैया नंबर 4 डाल दो, हेडिंग डाल दिया 4, लिखो। तो ऊर्जा के समान, जिस हमने क्या देखा, प्रत्येक कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है, निश्चित होती है, निश्चित होती है, जानते हैं। तो जिस प्रकार से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक कक्षा में जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी संवेग भी निश्चित रहता है, उसका संवेग भी कैसा होता है, निश्चित रहता है। तो ध्यान रखना आपको। चौथा पॉइंट आप क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग भी निश्चित रहते हैं। जिस प्रकार से प्रत्येक कक्षा के लिए ऊर्जा निश्चित रहती है, उसी प्रकार से प्रत्येक कक्षा के लिए जो है ना कोणीय संवेग जो है ना वो भी निश्चित रहता है। कोणीय संवेग भी कैसा रहता है भैया, निश्चित रहता है, निश्चित रहता है। चलो भैया अब जो है ना आप 5वां पॉइंट समझो, थोड़ा सा 5वां पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो समझ लो। तो देखो समझने की बात है, समझो। देखो 5वां पॉइंट हमारा, पहले तो आप सुन लो कि 5वां पॉइंट हमारा क्या है। 5वां पॉइंट हमारा है भैया कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है, जैसे मान के चलो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अलग ऊर्जा से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अलग ऊर्जा से, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के लिए अलग है ना। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाए, जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाए, मान लेते हैं यहाँ पर, समझो लो पहले, मेरे पास यहाँ पर मान ली 2 कक्षाएं हैं, एक कक्षा ये है और एक कक्षा ये है, ये दोनों कक्षाएं हैं। मान लेते हैं ये जो है आपकी पहली कक्षा है, ठीक है, इसकी ऊर्जा मान लेते हैं E1 है, और ये आपकी जो है ना दूसरी कक्षा है, इसकी ऊर्जा मान लेते हैं E2 है। क्या है, E2 है। तो इस कक्षा की ऊर्जा अलग है और इस कक्षा की ऊर्जा अलग है। इस कक्षा की मान लेते हैं कम है और इस कक्षा की क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, ऊर्जा में क्या है, दोनों के बीच क्या दिख रहा है आपको, ऊर्जा में अंतर, मतलब आपको डेल ई, ऊर्जा में क्या दिख रहा है, अंतर। ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पर गति कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, ये आपकी पहली कक्षा मान ली, ये दूसरी कक्षा मान ली। कक्षाएं गोलाकार होती हैं, बट मैंने समझाने के लिए आपको ये इस टाइप से माना। तो ये मान लेते हैं पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर घूम रहा है, इस पहली कक्षा में घूम रहा है, इस पहली कक्षा में घूम रहा है। देखो, जब इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाएगी, जब इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाएगी तो क्या होगा, जब इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाएगी तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी पहली कक्षा से कहाँ चला जाएगा, दूसरी कक्षा में। क्योंकि ये पहली कक्षा में क्यों घूम रहा था पहले इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन इसलिए घूम रहा था क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम थी, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम थी। लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दी गई तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी पहली कक्षा से जंप लगा के कहाँ चला गया, पहली कक्षा से जंप लगा के चला गया दूसरी कक्षा में। पहली कक्षा से जंप लगा कहाँ चला गया, दूसरी कक्षा में। लेकिन आपको यहाँ से एक बात याद और रखनी पड़ेगी। क्या, देखो, जैसे हमने इसको ऊर्जा दी तो ये पहली कक्षा से कहाँ चला गया, दूसरी कक्षा में चला गया। ये जो इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ था, जो पहले ऊर्जा दी तो पहली कक्षा से कहाँ चला गया, दूसरी कक्षा में चला गया। बट आपको ये याद रखना है कि जो दी गई ऊर्जा थी वो थी अस्थायी। कैसी थी, अस्थायी। और जैसे अस्थायी थी मतलब ये ऊर्जा यहाँ दी तो यहाँ से यहाँ चला गया, बट ये ऊर्जा कैसी थी, अस्थायी। अस्थायी होने के कारण ये जो ऊर्जा है वो कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगी, कुछ देर बाद खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही ऊर्जा खत्म होगी तो फिर इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, क्योंकि इस कक्षा में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए है। और वो ऊर्जा जब थी
तो यहाँ आ गया था, लेकिन जैसे ही वह ऊर्जा नष्ट हो गई तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी जो कक्षा थी उसी कक्षा में जो है ना वापस आ जाएगा, उसी कक्षा में वापस आ जाएगा। मतलब ये जो अवस्था है वो कैसी है, अस्थायी। तो आप पूरा पॉइंट अच्छे से सुन लो, समझ लो। क्या है पांचवा पॉइंट? पांचवा पॉइंट ये है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है। देखो, इलेक्ट्रॉन को जब हम ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा को क्या कर लेगा, ये अवशोषित कर लेगा, ऊर्जा को अवशोषित करता है और यह अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में? उत्तेजित अवस्था में। उत्तेजित अवस्था में मतलब हष्ट-पुष्ट होता है। जैसे मान के चलो ये भूख लगी है तो ऐसे ही है हम ढीले ढाले, अगर हम खाना खा लें तो हम उत्तेजित हो जाएंगे कि हाँ भाई अब तो कुछ भी काम करा लो मुझसे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब ऐसा ही जो है ना उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है। और उत्तेजित अवस्था में आ जाता है तो जो अपनी ये कक्षा है पहली कक्षा से कहाँ चला जाता है, दूसरी कक्षा में। या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि ये निम्न ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर है, और ये आपका जो है ना उच्च ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर है। ठीक है, तो जैसे ही ऊर्जा दी जाती है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, मतलब उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। बट ये उत्तेजित अवस्था जो है ना वो अस्थायी होती है, अस्थायी होती है। तो जैसे ही ऊर्जा खत्म तो इलेक्ट्रॉन अपनी पुनः जो कक्षा में था इस कक्षा में आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाएगी तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, और ऊर्जा ले ली जाएगी तो फिर से अपना वही कक्षा में आ जाएगा। ये भी नील्स बोर महोदय ने अपने मॉडल में कहा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है वो कौन सी अवस्था है, मूल अवस्था है, मूल अवस्था। ठीक है, और जब ऊर्जा दी जाएगी तो ये जो है उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजित अवस्था। अभी जो इलेक्ट्रॉन की ये कौन सी अवस्था है, मूल अवस्था। निम्न स्तर जो कौन सी अवस्था है, मूल अवस्था है। और उच्च ऊर्जा स्तर कौन सी अवस्था है, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में इसमें चला जाता है। तो ये पांचवा पॉइंट बना के उसमें ये डायग्राम भी बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नील्स बोर महोदय का क्या हुआ दोस्तों, नाभिकीय मॉडल हुआ, परमाणु मॉडल हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार दोस्तों दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।